दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया को फिर एक नया मसाला मिल गया है। वो है अली बजरंगबली, अजान, रमजान, लाउड स्पीकर, इन सब में आपको उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है। इन सब में आप मत उलझिए, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों चाहे हिंदू भाई हों। जो हमारे पढ़े लिखे तमाम मित्र हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की बहुत सारी जनता है, भोली वाली है, गांव में रहती है, शहरों में तमाम लोग रहते हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। ये सरकार और गोदी मीडिया की मिली जुली एक प्लानिंग होती है। उनको एजेंडा दिया जाता है कि इसको आपको चलाना है, जबकि हमारे देश में इतने इस समय अहम मुद्दे हैं जिन पे बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। ये हमारे देश की भी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी, जो आप लोग देख रहे हैं। गलतफहमी में मत रहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो इस समय सिस्टम चल रहा है कि ये आप लोगों को क्यों दिखाया जा रहा है, लाउड स्पीकर, अजान, बजरंग, हनुमान चालीसा, इन सब में आपको इसलिए उलझाया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है, महंगाई दर बेतहाशा बढ़ चुकी है, सरकार के हाथ से निकल चुकी है। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जो एक सरकार और रिजर्व बैंक का मिला जुला एक कार्यक्रम था कि सन 2025-26 तक हम महंगाई दर को, मैं आपको बता रहा हूँ, महंगाई दर को 2% से 4% से ज़्यादा हम 2% से 6% से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, यानी 4% का एवरेज रखेंगे। ये सरकार और रिजर्व बैंक की प्लानिंग थी। ये था कि 4% रहेगी महंगाई दर, कभी 2, कभी अधिकतम 6, 2 से कम नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं, 4% के आसपास हमको रखना है। ये सरकार रिजर्व बैंक की प्लानिंग, लेकिन ये प्लानिंग फेल हो चुकी है। महंगाई दर 7% के लगभग पहुंच चुकी है, 6.95, 6.95 महंगाई दर पहुंच चुकी है, जो सरकार और रिजर्व बैंक के हाथ से निकल चुकी है। बहस इस पे होनी चाहिए कि कैसे इसे सुधारा जाए, विपक्षी नेताओं को बुलाकर, बड़े अर्थशास्त्रियों को बुलाकर, लेकिन नहीं, सरकार चलनी चाहिए। इन सब से आपको दिमाग भटकाना है, देश बेचना है, महंगाई बढ़ाना है। आप समझ रहे हैं? हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं देश ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। इतना किया कि आप शायद 70 साल भी बेचेंगे तो ये देश चल सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ भक्त मुझसे भी कहने लगते हैं कि अगर इतनी समस्या होती तो भारत श्रीलंका की सहायता क्यों कर रहा है। अब उन लोगों को ये नहीं पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में खाने पीने की दिक्कत नहीं है, दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे आता है। जब कोरोना काल चल रहा था तब भी कृषि की विकास दर 3.5% थी। इन भक्तों को समझ में नहीं आता है। श्रीलंका एक छोटा देश है, उसके खाने की समस्या हो गई है, अर्थव्यवस्था उसकी ध्वस्त हो चुकी है, तो उसको भारत देश हमारा गेहूं चावल भेज हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है, इसकी कमी नहीं है। ये सदैव होता रहा है, पड़ोसी देशों को मदद की जाती है। जब कोई दैवीय आपदा आ जाती है या कोई भी आपदा आ जाती है, उस समय पे चाहे पाकिस्तान को भी हमारा दुश्मन, उसको भी हम लोग सहायता करते हैं। ये सदैव से चला आया है। नेपाल करते हैं, श्रीलंका करते हैं, सभी को किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अब पड़ोसी देश उसकी समस्या, तो उसको मदद भारत सरकार कर रही है। ये भारत सरकार का एक दायित्व होता है। तो दुनिया में एक व्यवस्था होती है, सब एक दूसरे को मदद करते हैं। लेकिन अब वहाँ की व्यवस्था, जो श्रीलंका की व्यवस्था, श्रीलंका ने इतना कर्ज ले लिया है, मैं आपको बता दूं, अपनी जीडीपी का, मतलब अपनी पूरी जीडीपी का उसने 95% कर्ज ले लिया है। अब उसकी स्थिति नहीं कि कर्ज लौटाए, कि डीजल पेट्रोल खरीदे, उसकी स्थिति बहुत डामाडोल हो चुकी है। दोस्तों थोड़ी अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैनेज कर लेना, कूलर चल रहा है इसलिए थोड़ी आवाज़ में सरसराहट हो सकती है। वहाँ की सरकार ने भी गलत निर्णय लिए। जो खाद की वहाँ को, थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूँ, फिर आते हैं मुद्दे पे, अजान और अली बजरंगबली पे। तो वहाँ की व्यवस्था, थोड़ा श्रीलंका के हिंट दे दूँ, वहाँ की सरकार ने बहुत सारे गलत निर्णय लिए थे। वहाँ की सरकार ने जो खाद कहने में एकाएक, जैसे हमारे देश एकाएक रात 12 बजे नोटबंदी कर दी गई, जीएसटी लगा दी गई, ऐसा वहाँ की सरकार ने किया था कि अब कोई खाद, जो यूरिया डीएपी आप लोग जानते हैं, इनको बंद करके जैविक खाद, कुछ अन्य किस तरह खादें, कहा कि अब ये खादें पड़ेगी। वो चावल पे निर्भर देश था, चावल अपने पर्याप्त मात्रा खाने पे पैदा कर लेता था। लेकिन जब वहाँ सरकार ने गलत निर्णय लिया, खाद को बंद कर दिया, तो वहाँ का चावल में जो उसका उत्पादन था,
अपने लिए पैदा करता था वो भी कम हो गया। इस तरह तमाम सारे गलत निर्णय सरकार ने लिए। आज उस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, खराब हो चुकी है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में अभी इसलिए उसी कगार पे हम लोग खड़े हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी मीटिंग किए थे जब श्रीलंका की व्यवस्था खराब हुई, चिंता जाहिर की गई, तमाम सचिवों ने चिंता जाहिर की। कुछ राज्य इस कगार पे खड़े हैं, श्रीलंका के कगार पे। लेकिन जो पिछले मोदी जी कहते हैं कि देश ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो देश ने इतना किया है कि उसे बेच बेच कर अभी मैनेज सरकार कर रही है। सरकार की राजशाही कम नहीं होगी, सरकार उसी राजशाही से चलेगी। आप लोगों को देखने लगेगा हमारा देश बहुत ऊपर जा रहा है। हकीकत है कि हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, 50 साल पीछे चले गए हैं। कृषि क्षेत्र आज भी हमारा 3.5% की विकास दर दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा किसी भी देश की एक रीढ़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उत्पादन, जिससे देश विदेश में आयात निर्यात किया जाता है, उसी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। हमारे देश में डॉलर आते हैं, जब हमारे देश में डॉलर आएंगे तभी उसी मेन अर्थव्यवस्था वही होती है जब विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। यही अब श्रीलंका में खत्म हुआ, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे, जो हमारे तमाम दर्शक नहीं समझ पाते हैं भोले भाले। श्रीलंका में यही गड़बड़ी हो गई कि वहाँ कहने का मतलब आयात निर्यात करने के लिए सामान नहीं, प्रोडक्शन होता नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। उसके पास डॉलर है नहीं, इसलिए तेल नहीं मांगा, इसलिए गैस नहीं मांगा, इसलिए वहाँ महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। वही हाल हमारे यहाँ शुरू हो गया है। आप लोग समझ नहीं पा रहे क्या कि रुपया घट रहा है, रुपये का मूल्य, रुपया घटने का मतलब जो सामान आपको 100 रुपये मिलता है आज 10-125 रुपये में मिल रहा है, तो रुपये की आपकी वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? जो आपका बैंक में 1 लाख रुपये जमा होगा, उसको आप मान लीजिए कि आपका बैंक को रुपये 80,000 हो गया, आपके रुपये घट रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। यही हाल तो श्रीलंका में हुआ है कि हर चीज, आटा, दाल, चावल 500, 600, 700 रुपये किलो बिक रहा है, दूध 2000 रुपये किलो बिक रहा है। यही स्थिति तो वहाँ हो गई, धीरे धीरे होता है ना, वहाँ पर धीरे धीरे हुआ। आज बेतहाशा वृद्धि हो गई, सरकार बैकफुट पे आ गई, लोग सड़कों पे आ गए। तो हमारे देश में ऐसी स्थिति न होने पाए, इसलिए आप लोग जागरूक हो जाइए और अली बजरंग बली के चक्कर में मत पड़िए। सरकार देश बेच रही है, सरकार आपका ध्यान भटकाना चाहती है, गोदी मीडिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हमारे देश की व्यवस्था बहुत इस समय मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कोरोना काल में पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग घटी थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग दर इस समय पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरे कई देशों में 6%, 7%, 5%, लेकिन एक एवरेज पूरी दुनिया का मैं बता रहा हूँ 4% मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन दर है। लेकिन हमारे देश की 1.7% है हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग, जिससे देश की इकोनॉमिक डेवलप होती है। इकोनॉमिक दर कहने का मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार पकड़ेगी जब वही ध्वस्त हो रहा है। 1.7% मैन्युफैक्चरिंग ये हमारे देश की दर है। पूरे विश्व का जो एवरेज है 4% है, और कुछ देश तो बहुत आगे जा रहे हैं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा इसी पहलू पे और मैं आपको थोड़ा जोड़ देता हूं, जो मुफ्त का राशन दिया जाता है, मुफ्त का राशन न दे करके मैन्युफैक्चरिंग करवाया जाएगा। एक अब अर्थव्यवस्था डावाडोल पे हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं, जो मतलब कहने का मतलब अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अर्थव्यवस्था पर ये जाम हो चुका। मैं शार्ट बता रहा हूँ, किसी दिन इसमें अलग वीडियो बनाएंगे। गरीब के जेब में पैसा डालोगे तो अर्थव्यवस्था सामान खरीदेगा, सामान फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाला गांव से अपना लेबर बुलाएगा, रॉ मटेरियल मंगाएगा, कच्चा माल मंगवाएगा, अर्थव्यवस्था पर घूम जाता है। बैंक भी चालू हो जाते हैं, दुकानदारी भी चल जाती है, सब पे। लेकिन ये जाम कर दिया गया है, क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो लोग समझेंगे कि हम अपनी कमाई से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके दिमाग में ये कीड़ा नहीं भर पाएगा कि सरकार हमें जिलाए। जो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी न होते शायद हम मर जाते, मोदी जी हैं कम से कम जिलाए हैं, तो 5 किलो अनाज उन्हें दे करके उनको आश्रित बनाया जा रहा सरकार का कि हम ना होते तो शायद आप ना होते। तो ये जो धारणा पैदा की जा रही है आम लोगों में, ये हमारे देश के लिए विष का काम कर रही है। हमारा देश इस तरीके विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। अर्थव्यवस्था डावाडोल के हो रही है। इधर आप मैं थोड़ा इसमें भी संक्षिप्त में बहुत बता दूं, लगातार इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि सन 2016 नोटबंदी के बाद से अर्थव्यवस्था डावाडोल होना शुरू हो चुकी है।
उसका एक रीजन मैं बता दूं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। इस समय हमारे देश के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है IAS अधिकारी हैं, लेकिन अर्थशास्त्री नहीं है। उनका अच्छा व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो जिस विभाग का विशेषज्ञ होता है उसी विभाग का उसको कहने का मतलब हेड बनाया जाता है। स्वयं संस्था रिजर्व बैंक है, उसका जो उसके रिजर्व बैंक गवर्नर है सन 2018 के बाद से आज तक शक्तिकांत दास हैं, जो इतिहास से MA हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। अब एक इतिहास का आदमी कैसे अर्थव्यवस्था चलाएगा? वित्त मंत्री हमारे देश की हैं, JNU से बताते हैं कि केवल MA किया है इकोनॉमिक्स से। अभी तक हमारे जो अर्थशास्त्री बड़े बड़े आए BJP सरकार में भी थे, यशवंत सिन्हा थे, आज भी उनके पास हैं, लेकिन उनको नहीं बैठा क्योंकि उनकी शायद मोदी जी से या RSS से उनकी शायद ट्यूनिंग न भिड़ती हो। मैं नहीं कहता BJP के पास अच्छे अर्थशास्त्री है अर्थशास्त्री, लेकिन शायद उनकी ट्यूनिंग मोदी जी से या RSS से न भिड़ती हो। ये डावाडोल होना शुरू हो गया सन 2016 के बाद, जब नोटबंदी हुई, जब उर्जित पटेल से प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी दबाव में करवा लिया, फिर उसके बाद उनसे 2.25 लाख करोड़ का, उसके बाद 1 साल बाद जब उनसे कर्जा मांगा कि हमें रिजर्व बैंक का जो रिजर्व खजाना होता उससे पैसा सरकार मांग रही थी 1,75,000 करोड़, तब उर्जित पटेल ने इनकार कर दिया। और उन्हें सन बता दूं 13 से 16 तक रघुराम राजन जी ने कार्य किया था और 16 से 18 तक उर्जित पटेल जी ने काम किया था। पहले रघुराम राजन जी को कार्यकाल बढ़ाना था, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं बढ़ाया और उनकी बीच में कहा मैं ऐसी सरकार के साथ काम नहीं करना चाहता हूं। ऐसे अर्थशास्त्री रघुराम राजन, जिसको पश्चिम के देश बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, जहाँ उनकी मांग है, डिमांड है, पढ़ाते हों, ऐसे इतने महान अर्थशास्त्री को हमारा देश उनसे सलाह नहीं ले पा रहा, उन्हें अच्छे पद पे बैठा नहीं पा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। उसके बाद उर्जित पटेल आए, वो भी अच्छे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दबाव में नोटबंदी कर दिया। उन्हें एक सिस्टम बना, जो संसदीय दल की बैठक हुई सभी पार्टियों के नेताओं की, उनसे जवाब सवाल कि आपने नोटबंदी क्यों किया, कि आप स्वच्छ संस्था है ना, तो उनसे जवाब सवाल उर्जित पटेल से हुआ, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैं आपको बता दूं, तब उस समय मनमोहन सिंह ने उनको बचाव किया, क्योंकि वो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, तो अपने महसूस किया होगा, वो थोड़ा पक्ष लिया कि सरकार ने इनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा उनको बचाव किया था। संसदीय समिति के सामने उर्जित पटेल का मनमोहन सिंह ने बचाव किया था नोटबंदी के बाद। फिर उन्होंने समझा कि मेरी पूरे विश्व अर्थशास्त्री जो होते हैं वो पूरे विश्व उनकी मांग होती है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी तो मेरा भी करियर खराब होगा। उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 16 से 18 में इस्तीफा दे दिया, सरकार के बगैर हटाए। उसके बाद सरकार को कोई अर्थशास्त्री उनके, अब सरकार अर्थशास्त्री तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, तमाम यशवंत सिन्हा के लड़के हैं, तमाम BJP में, BJP का नाम बता रहा हूँ, और पार्टी तो है ही कांग्रेस के पास। तो इन लोगों को नहीं बैठाया जाए कि क्योंकि इनकी ट्यूनिंग मोदी जी से या RSS से नहीं भिड़ती, इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है। जब तक कोई अच्छा अर्थशास्त्री इस देश के रिजर्व बैंक को या वित्त मंत्री का पद नहीं संभालेगा, इस देश की अर्थव्यवस्था संभालना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि सरकार को सिर्फ चुनाव से फुर्सत नहीं है। आए दिन सरकार चुनाव में व्यस्त रहती है। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। गुजरात, हिमाचल आदि राज्यों की, मध्य प्रदेश की तमाम, गुजरात, हिमाचल की, उसके बाद मध्य प्रदेश अलग है, छत्तीसगढ़, उसके लिए गोदी मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। अजान, बजरंग बली के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर हाँ थोड़ा मैं और एक मुद्दा आपको इसमें, इसी बीच में बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें बताई जाए। देश बिक रहा है, सरकार धीरे धीरे देश को बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन मैनेज करना चाहती है, लेकिन कब तक करोगे ऐसे, कब तक मैनेज करोगे? अभी जो जानकारी है कि कोल इंडिया को बेचकर लगभग 40,000 रुपये पर सरकार ने इकट्ठे किए हैं, तमाम कोल ब्लॉक को बेच करके, और तमाम ब्लॉक हैं, जस्ता है, इस्पात है, सब तमाम और ब्लॉक हैं 11 ब्लॉक, उनको भी बेच करके कुछ रुपये सरकार ने काफ़ी मात्रा में इकट्ठा किया है। कुछ जो टोल टैक्स सरकार के उनको बेच दिया है सरकार ने, और सारी जानकारी कुछ आपको है ही है, एयर इंडिया को बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिया। कुछ अभी एक और नई जानकारी निकल कर आई है कि सरकार ने कोई 800 करोड़ रुपये इकट्ठा किए रेलवे से, कोई कुछ हिस्सा कुछ बेचा गया, किसको बेचा अभी सरकार ने बताया नहीं है, लेकिन 800 करोड़ रुपये सरकार उससे भी, रेलवे से भी लिया है, बेच करके लिया है, कहने का मतलब। तो बेच कर कब तक खाओगे?
एक आप लोग जानते हैं गांव में बड़ी लोग गिरे नज़र से देखते हैं, जब कोई परिवार अपनी खेती या अपना कोई भी सामान बेच के खाने लगता है तो उसे हम लोग गिरी नज़र से देखते हैं, कहते हैं अकर्मण्य ने काम नहीं करते हैं। तो उसी हिसाब से लेकिन हमारे देश के तमाम ऐसे जो कहने का मतलब यहाँ हमारे भोले मैं भक्त नहीं कहूँगा, भक्त बार बार कह रहे हूँ, भोले भाले लोग हैं। वो भोले भाले लोग कहते हैं देश ऊपर जा रहा है। अरे देश ऊपर नहीं जा रहा है। मैं तो कई बार बताया कि जो इस समय रिपोर्ट आती है विश्व लेवल की, ऊपर जाने का मतलब विश्व में हमारा नाम होना चाहिए ना, लेकिन विश्व में भूखमरी में, स्वतंत्रता में, खुशहाली में जो रैंक है हम सब बहुत नीचे। मैं कई बार बता चुका हूँ, सब 100 के नीचे 101, 119, 136 अभी हैप्पीनेस आई कि हमारी खुशहाली नहीं, 136 उसमें रैंक हमारी आई है। फ्रीडम रैंक में 119 हमारा पाए, भूखमरी में 101 रैंक पाए। तो कहाँ हमारा देश ऊपर जा रहा है? देश की स्थिति बहुत डामाडोल है, बहुत नाजुक दौर पे खड़ा है। इस गोदी मीडिया से आप लोग सावधान रहिए। मेरे मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, मैं सब आपसे, आप देश के बारे में अगर सोचते हैं, मुझे लगता है कभी कभी मैं भी आलस करता हूं कि यार वीडियो ना बनाऊं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है मित्र, रिकॉर्डिंग से लेकर अपलोडिंग तक बहुत समय लगता है, 4-5 घंटे। उसके बाद पहले अध्ययन करना, फिर बनाना, फिर अपलोडिंग करना, एडिटिंग करना, थंबनेल पोस्टर उसको बनाना, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, थक जाते हैं। लेकिन फिर लगता है नहीं, देश हित में बोलना चाहिए, कहना चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप लोग गुमराह होते रहेंगे, गोदी मीडिया के सहारे रहेंगे। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जैसे लोग या तमाम अन्य पत्रकार हैं जो ऐसे आप लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं, उसको आप शेयर जरूर किया करें। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, फिर अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। पहली बार जुड़े हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, मैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।